गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है टीआरएनए। ठीक, टीआरएनए इसका पूरा नाम क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए, या हिंदी में से कहते हैं स्थानांतरण आरएनए की संरचना। आज हम जानेंगे टीआरएनए की संरचना कैसी होती है, क्योंकि जब हमने आपको पिछले वीडियो में जब हमने जो है सभी प्रकार के आरएनए आपको बताए थे, तो आरएनए में आपके हमने तीनों प्रकार के आरएनए बता दिए थे, लेकिन आपसे कभी कभी टीआरएनए की संरचना के विषय में पूछ लिया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज हम आपको यही बता देंगे कि टीआरएनए की संरचना कैसी होती है, अर्थात ट्रांसफर आरएनए की संरचना कैसी होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को समझने के लिए, इसको टीआरएनए को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं टीआरएनए की संरचना। सबसे पहले थोड़ा सा टीआरएनए के विषय में बताएंगे। यह सबसे छोटा आरएनए होता है। ठीक, कैसा होता है? सबसे छोटा आरएनए होता है। कुल आरएनए का लगभग 15 से 18% होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसका परसेंटेज हर एक किताब में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अलग दिया होता है। ठीक, तो एक लगभग में मान लिया जाता है कि लगभग इतना होता है। तो कुल आरएनए का 15 से 18% होता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए 60 प्रकार के टीआरएनए होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमीनो अम्ल हमारे कितने पाए जाते हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो आवश्यक होते हैं, और उनके लिए लगभग 60 प्रकार के टीआरएनए होते हैं। कितने? 60 आरएनए होते हैं, 60 प्रकार के आरएनए होते हैं। इसका अणुभार 25,000 से 30,000 डाल्टन होता है। ठीक, इसका जो अणुभार होता है कितना होता है? 25,000 से 30,000 डाल्टन इसका अणुभार होता है। अब आए देखते हैं इसकी संरचना। टीआरएनए की द्विविमीय संरचना अथवा क्लोवर पत्ती मॉडल, मतलब जो टीआरएनए की संरचना है इसको कैसे पूछा जाएगा? ये टीआरएनए की संरचना आपकी द्विविमीय है, अर्थात 2 डायमेंशनल है। तो टीआरएनए की द्विविमीय संरचना अथवा क्लोवर पत्ती मॉडल, इसका आपसे ये पूछा जा सकता है क्लोवर पत्ती का मॉडल बताइए, मतलब टीआरएनए में क्लोवर पत्ती का मॉडल बताइए। तो ये किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम रॉबर्ट हॉली को, किसने? हॉली, नीरेनबर्ग और खुराना ने ईस्ट कोशिका में, किसमें? ईस्ट कोशिका में। किसने? हॉली ने, नीरेनबर्ग ने, खुराना ने ईस्ट कोशिका में उपस्थित एलेनिल टीआरएनए, और जो कितना होता है? 73 से 94, 73 to 94 न्यूक्लियोटाइड अणु होते हैं। मतलब जो सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक कौन कौन थे? हॉली, नीरेनबर्ग, खुराना ने ईस्ट कोशिका में उपस्थित एलेनिल नामक जो टीआरएनए था, और वो कितना था? 73 से 94 न्यूक्लियोटाइड था। उन्होंने बताया कि इतने 73 से 94 न्यूक्लियोटाइड अणु होते हैं। यहां पर हम में लगा लेंगे। ठीक, तो ईस्ट कोशिका में उपस्थित एनेलिल टीआरएनए में, किसमें? टीआरएनए में, एनेलिन नामक टीआरएनए में 73 से 94 न्यूक्लियोटाइड अणु होते हैं। इनकी संरचना क्लोवर पत्ती के समान होती है। इनकी संरचना कैसे होती है? क्लोवर पत्ती के समान दिखाई देती है। इस मॉडल के अनुसार टीआरएनए अणु में 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाएं होती हैं जो निम्न प्रकार होती हैं। मतलब जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। देखिए, जितना ये इंपॉर्टेंट था इसके विषय में जान लिया, लेकिन इसकी भुजाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसकी भुजाएं इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक न एक भुजा इसकी किसी न किसी चीज से जुड़ी रहती है। तो इसमें कितनी भुजाएं होती है टीआरएनए में? तो 4 भुजाएं होती हैं जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले उनकी भुजाओं को देख लेते हैं। पहला आता है ग्राही भुजा, एक्सेप्टर आर्म। पहली कौन सी भुजा है? एक्सेप्टर आर्म। दूसरी भुजा कौन सी है? टी साइसी भुजा, टी साइसी आर्म। ये इसे क्या बोलेंगे? साई बोलेंगे। ठीक, तो टी साइसी आर्म। तीसरा आता है डीएचयू भुजा। ठीक, डीएचयू भुजा, तो इसे क्या कहेंगे? डिहाइड्रो यूरिडीन आर्म। क्या कहेंगे? डिहाइड्रोयूरिडीन आर्म। इसीलिए इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीएचयू भुजा या डीएचयू आर्म। चौथा आता है आपका एंटीकोडान भुजा। चौथी कौन सी भुजा है? एंटीकोडान भुजा। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? प्रतिकोडान भुजा।
ठीक, तो ये हमारी 4 भुजाएं होती हैं। देखिए हमारा चित्र यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम था तो हमारा चित्र छोटा बन गया है। अगर संभव हुआ तो हम आपको वीडियो में जो होगा हम आपको चित्र ऐड कर देंगे, जो उसका फिगर होगा हम वो ऐड कर देंगे, आप उसको अच्छा सा बना लेना। लेकिन यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं थोड़ा। देखिए हमको यहाँ पर कितनी भुजाएं देखना है, 4 भुजाएं देखना है। ये देखिए ये हमारी एक्सेप्टर आर्म है। कौन सी? ये जो भुजा है हमारी कौन सी है? एक्सेप्टर आर्म है। ठीक, ये पहली भुजा हो गई। हमको इसके विषय में जानना है कि एक्सेप्टर आर्म क्या है। ठीक, दूसरी हो गई टी एंड साई सी आर्म, तो ये हमारी दूसरी भुजा हो गई टी साई सी आर्म, ये हमारी दूसरी भुजा हो गई। अब तीसरी भुजा देखते हैं। ठीक, तीसरी भुजा देखते हैं। इसकी तीसरी भुजा कौन होती है? डी एच यू आर्म। देखिए ये लिखा हुआ है डी एच यू आर्म। ठीक, ये हमारी तीसरी भुजा हो गई। ये आपकी तीसरी भुजा होती है यहां पर ये। ठीक, ये तीसरी भुजा हो गई डी एच यू आर्म, और ये आपकी थी दूसरी भुजा। ठीक, इसको हम डार्क किए दे रहे हैं ताकि आपको याद हो सके, इसमें दिखाई दे। ठीक, और चौथी भुजा आपकी कौन सी होती है? ये चौथी भुजा ये है आपकी कौन सी? एंटीकोडान आर्म। क्या है इसे कहेंगे? एंटीकोडान आर्म। तो ये हमारी 4 भुजाएं हैं, हमको केवल इनको ही देखना है। ठीक, पहला कौन सा है? एक्सेप्टर आर्म। ठीक, और दूसरा कौन सा है हमारा? टी साई सी आर्म। तीसरी भुजा कौन सी है हमारी? डी एच यू आर्म। और चौथी भुजा कौन सी हमारी? एंटीकोडान आर्म। ठीक, ये हमारी 3 भुजाएं हैं। अब थोड़ा सा इसको चित्र देख लेते हैं। देखिए जो टीआरएनए होती है, टीआरएनए का जो एक शीर्ष होता है उस शीर्ष पर लूप नहीं होता है। देखिए इसमें क्या है? इसमें देखिए लूप जैसा दिखाई दे रहा है, उभार जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर उभार नहीं है। तो इस पर जो होता है क्या है? लूप नहीं होता है। क्या नहीं होता है? लूप नहीं होता है। दूसरी बात, और ये कौन सी भुजा है हमारी? एक्सेप्टर आर्म, पहली भुजा है। पहली भुजा की विशेषताएं जानेंगे कि इस पर लूप नहीं है। ठीक, दिखाई दे रहा है हमको इस पर लूप नहीं है। दूसरा, इसमें 2 दिशाएं हैं। देखिए ये जो डायरेक्शन है वो कितना है? तीन दिशा से है। कौन सी दिशा है इसकी? 3 दिशा है। और जो इसकी दूसरी डायरेक्शन हो कौन सी है? 5 दिशा है। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई कि इसकी एक सूत्र है उसकी दिशा 3 दिशा है और दूसरे सूत्र की दिशा 5 दिशा है। ठीक, ये 2 विशेषताएं हो गई। और तीसरी विशेषता क्या है कि इस पर एक कोडान लगा हुआ है। कौन सा कोडान लगा हुआ है? ACC। कौन सा कोडान लगा हुआ है? ACC। इसको बोलेंगे क्या? एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। ये साइट पूरी क्या कहलाएगी? ये पूरा स्थान क्या कहलाएगा? एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट। क्यों ये एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट क्यों कहलाएगा? क्यों कहलाएगा? इसलिए कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर एमिनो एसिड जुड़ेगा। तो ये इसकी 3 विशेषताएं हैं, बस यहीं पर इसकी 3 विशेषताएं बताई गई हैं। पहली विशेषता क्या है कि इसमें जो है जो एक्सेप्टर आर्म है, ये एक्सेप्टर आर्म पर लूप नहीं है। दूसरा कि इसकी एक दिशा, इस पर एक सूत्र 3 दिशा का है और दूसरा सूत्र 5 दिशा का है। तीसरी विशेषता कि एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट है इस पर, जिस पर एमिनो एसिड जुड़ेगा। तो ये हमारी इस पर विशेषता होगी। दूसरी देख लेते हैं टी साई सी आर्म। देखिए ये टी साई सी आर्म है, और ये टी साई सी आर्म जो होती है ये ट्रांसफर आरएनए जो होता है यहां से राइबोसोम से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? राइबोसोम से जुड़ता है। जो एमआरएनए पर राइबोसोम लगा होगा उस राइबोसोम से टी साई सी भुजा ही जुड़ेगी। ठीक, ये केवल इसकी एक ही विशेषता है। अब आता है हमारा तीसरा डीएचयू आर्म। डीएचयू आर्म, तो डीएचयू आर्म क्या होती है? देखिए इसको डिहाइड्रोयूरिडीन आर्म कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें एक एंजाइम होता है, और वो कौन सा एंजाइम होता है? एमिनो एसिल सिंथेटेज एंजाइम होता है, जिसकी सहायता से क्या होता है कि इस एंजाइम की सहायता से टीआरएनए राइबोसोम से जुड़ता है। ठीक, इसकी सहायता से भी क्या होता है? ये एक एंजाइम फॉर्मेशन होता है। ये मतलब इस पर, इसकी एक भुजा पर, ये तीसरी जो भुजा है, इस तीसरी भुजा पर एक एंजाइम जुड़ता है, एमिनो एसिल सिंथेटेज एंजाइम जुड़ा होता है। और ये एंजाइम क्या करता है? जो टीआरएनए की भुजा है उसको राइबोसोम से जुड़ाने का काम करता है, ताकि राइबोसोम जो होता है राइबोसोम से टीआरएनए जुड़ सके। तो ये इसकी केवल विशेषता हो गई। ठीक, इसकी विशेषता क्या हो गई कि इस पर एक एंजाइम होता है।
ठीक। DHU की विशेषता क्या हो गई कि इस पर एक एंजाइम होता है। अब चौथी विशेषता है, जैसा कि ये खुद है एंटीकोडान भुजा, तो इसका हमको पता क्या है कि इस पर जो लूप होगा उस पर mRNA पहचान छोर होगा, मतलब ये mRNA को पहचानेगा और उसके अनुसार क्या करेगा, एंटीकोडान जोड़ेगा। मतलब एंटीकोडान को लाकर, जिस पर mRNA पर कोडान होगा तो उसी के अनुसार क्या करेगा, एंटीकोडान को लाकर जोड़ेगा। तो ये हमने चित्र समझ लिया। अब इसको हम देखते हैं लिखना कैसे है, कैसे याद रखना है। ठीक, तो पहली भुजा कौन सी, ग्राही भुजा, एक्सेप्टर भुजा। हमने इसकी कितनी विशेषता बताई थी, 3 विशेषताएं थी। तो इसमें इस भुजा के 3 सिरे, 3 दिशा सिरे पर CAA के साथ एमिनो एसिल सिंथेटेज, देखिए यही जो आपका एंजाइम लगा हुआ है, तो वही एंजाइम यहां पर भी है। इस भुजा के 3 दिशा सिरे पर CA के साथ, कहां पर CA लगा हुआ हमारा, ACC यहां पर लगा हुआ है, या हम कहें CCA कहें, ठीक, बात एक ही है। तो इस भुजा के 3 दिशा सिरे पर CAA के साथ एमिनो एसिड सिंथेटेज नामक एंजाइम की सहायता से एक विशेष एमिनो अम्ल जुड़ जाता है, इसलिए इस भुजा को एमिनो अम्ल भुजा या AA आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, AA आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, AA आर्म। देखिए पहली विशेषता क्या बता दी हमने, इस भुजा मतलब ये कौन सी दिशा है, 3 दिशा है, ठीक, जैसा कि इसमें लिखा है वैसा हम चित्र में देखते जाएंगे। इस भुजा के 3 दिशा ये है, ठीक, इस पर क्या लगा हुआ है, CCA लगा हुआ है, ठीक। क्षारकों का एक अनुक्रम होता है, क्या होता है, क्षारकों का एक अनुक्रम होता है। इस अनुक्रम के साथ, मतलब जो ये अनुक्रम हमारा कौन, CCA अनुक्रम है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, एमिनो एसिड सिंथेटेज नामक एंजाइम। क्या लगा हुआ है, एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। कौन सा लगा हुआ है, एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम लगा हुआ है, ठीक। और इसकी सहायता से क्या होगा, इसकी सहायता से एक विशेष प्रकार का अमीनो अम्ल जुड़ जाता है। मतलब जब तक ये एंजाइम नहीं होगा तब तक कोई भी अमीनो अम्ल नहीं जुड़ेगा, ठीक। तो अमीनो अम्ल जोड़ने का काम कौन करता है, अमीनो अम्ल जोड़ने का काम एमिनो एसिड सिंथेटेज नामक एंजाइम करता है, ठीक। कौन सी दिशा पर करता है, 3 दिशा पर करता है। इसलिए इस भुजा को कहते क्या है, तो इस भुजा को AA आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, AA आर्म, ठीक, AA आर्म कहते हैं। इस भुजा को क्या कहते हैं, AA आर्म कहते हैं। अब आगे देखते हैं, इस भुजा के सिरे पर लूप नहीं पाया जाता है, जैसा कि देख रहे हैं इस पर है, इस पर है, इस पर है, लेकिन इस भुजा पर लूप नहीं पाया जाता है, ठीक। तो लूप नहीं पाया जाता, आगे देखें, बल्कि tRNA की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के दोनों सिरे 3 दिशा व 5 दिशा उपस्थित होते हैं। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि इस पर एक दिशा 3 दिशा है और दूसरी दिशा कौन सी है, 5 दिशा उपस्थित होते हैं। आगे अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह, जो अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह कौन होता है, COOH, ठीक। कार्बोक्सिल समूह क्या होता है, COOH। CAA के एडिनोसिन के दूसरे या तीसरे कार्बन के OH के साथ जुड़ता है। यहां पर आपका क्या लगा होता है, अमीनो एसिड लगा होता है। और अमीनो एसिड कौन लगा होता है, अमीनो एसिड कौन सा, एडिनोसिन। एडिनोसिन के दूसरे व तीसरे कार्बन के साथ, जो एडिनोसिन होगा, एडिनोसिन के दूसरे व जो तीसरा कार्बन होगा, तो अमीनो अम्ल कहां से जुड़ेगा, तो अमीनो अम्ल कार्बोक्सिल समूह से, कार्बोक्सिल समूह से जो एडिनोसिन के दूसरे व तीसरे कार्बन के OH के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा, OH के साथ जुड़ता है। तो ये हमारे हो गया पहली भुजा, एक्सेप्टर आर्म, ठीक। क्या क्या हमने देखा इसमें, कि इस पर लूप नहीं है, इस पर एक एंजाइम लगा हुआ है, और कौन सा है, एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम है, जिसकी सहायता से क्या जुड़ेगा, एमिनो एसिड जुड़ेगा। और एमिनो एसिड जब जुड़ेगा तो इस भुजा को क्या कह देंगे हम, AA आर्म कह देंगे। और इस पर लूप नहीं होगा। और क्या होगा कि इसमें एक दिशा 3 दिशा होगी, दूसरे सूत्र कैसा होगा, 5 दिशा का होगा। और जो इसमें कार्बोक्सिल अमीनो अम्ल का जो कार्बोक्सिल समूह है वो एडिनोसिन के दूसरे और तीसरे कार्बन के OH के साथ जुड़ेगा। ये हमारी पहली आर्म की जो आर्म थी उसकी विशेषता हो गई। अब दूसरे देते हैं टी साइज सी भुजा की विशेषता, टी साइज सी भुजा या टी साइज सी आर्म की। तो हमारा टी साइज सी आर्म कहाँ है, यहाँ पर है। आगे देखते हैं, इस पर देखिए लूप है, हाँ लूप है, कौन सा लूप है, टी लूप है। आगे देखते हैं,
इस भुजा की सहायता से टीआरएनए एक स्थल पर राइबोसोम से जुड़ता है। सीधी सीधी इसकी विशेषता क्या है कि जो टीवाईसी आर्म है ये राइबोसोम से इसको जोड़ने का, किसको, टीआरएनए को जोड़ने का काम करेगा। और किस पर जोड़ेगा? राइबोसोम साइट पर जोड़ेगा। ये क्या है? हमारा राइबोसोम साइट है। ये क्या है? हमारा राइबोसोम साइट है। इस पर जोड़ने का काम करेगा। तो कुछ विशेषता नहीं है इसकी, केवल एक विशेषता है कि टी साइज सी भुजा जो है, जो टीआरएनए है उसको राइबोसोम से जोड़ने का काम करेगा। ये हमारा टॉपिक खत्म। अब अगला देते हैं तीसरा, डीएचयू भुजा। ये क्या होती है? इस भुजा में कहाँ हमारी है? ये डीएचयू भुजा है। देखते हैं, इस भुजा में एमिनो एसिड सिंथेटेज के जुड़ने के लिए स्थल पाया जाता है। मतलब डीएचयू आर्म जो है, इस पर एक एंजाइम, क्या नाम है? एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम जो है, इसके जुड़ने का स्थान होता है। भाई ये कहाँ पर जुड़ेगा? इसको भी तो जुड़ना है। देखिए ये क्या करता है, जो हमारी टी साई सी आर्म है, इसको आरएनए से जोड़ने का काम करता है। लेकिन जो ये एंजाइम है ये भी तो कहीं पर जुड़ेगा। भाई ये तो डायरेक्ट इसको जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन ये कहां पर? इसको भी तो बैठने के लिए जगह चाहिए। तो ये कहां पर जुड़ेगा? तो ये हमारा डीएचयू भुजा पर जुड़ेगा। कौन? ये एंजाइम, एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम जुड़ेगा। किस भुजा पर जुड़ेगा? तो डीएचयू भुजा पर जुड़ेगा। तो इस भुजा में एमिनो एसिड सिंथेटेज के जुड़ने के लिए स्थल पाया जाता है और इस एंजाइम की सहायता से टीआरएनए राइबोसोम से जुड़ता है। मतलब काम वही कराएगा। किसका काम कराएगा? जो टीवाईसी भुजा का काम है। लेकिन जब ये एंजाइम होगा तभी तो ये काम होगा, और ये एंजाइम भी तो कहीं पर जुड़ेगा। ये भुजा जुड़ेगी किसी राइबोसोम के साथ, लेकिन एंजाइम कहां पर जुड़ेगा? एंजाइम जुड़ेगा कहां पर? तो एंजाइम हमारा जुड़ेगा हमारा डीएचयू भुजा पर। कहां जुड़ेगा? एंजाइम जुड़ेगा हमारा डीएचयू भुजा पर। और कौन सा एंजाइम जुड़ेगा? एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम जुड़ेगा। और काम इसका वही है जो यहां पर कराएगा, क्योंकि यहां पर एंजाइम की विशेषता बताई गई है कि ये एंजाइम कहां पर जुड़ेगा। टीवाईसी की भुजा की विशेषता क्या बताई गई है? इसकी भुजा की विशेषता बताई गई है कि ये टीआरएनए को राइबोसोम से जोड़ेगा। और डीएचयू भुजा की विशेषता क्या बताई गई है? ये भुजा क्या करती है? ये एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम को जोड़ने का काम करती है। ठीक, तो ये हमारा हो गया तीसरी भुजा। चौथी भुजा आती है एंटीकोडॉन भुजा। कहां पर हमारी एंटीकोडॉन भुजा है? ये हमारी एंटीकोडॉन भुजा है। अब देखते हैं ये क्या करेगी। इस भुजा के लूप, जिसे एमआरएनए पहचान छोर कहते हैं, ये देखिए ये हमारा ये लूप है। ठीक, ये लूप है और ये क्या है? एमआरएनए साइट है। क्या है? एमआरएनए साइट है। मतलब एमआरएनए पहचान छोर है। मतलब एमआरएनए से यहीं से जुड़ेगा। देखते हैं क्या होगा। जिस पर 3 क्षारों का एक विशेष अनुक्रम होता है। मतलब इस पर क्या होगा हमारा? इस पर हमारा एक 3 अनुक्रम, जैसे हमारा AUG या कुछ भी होगा, तो उसके अनुसार जो अमीनो अम्ल आएगा तो उसका क्या होगा? विशेष अनुक्रम तो उसका भी होगा। तो इस छोर के लूप, जिसे एमआरएनए पहचान छोर कहते हैं, जिस पर 3 क्षारों का एक विशेष अनुक्रम होता है, इस अनुक्रम को एंटीकोडॉन कहते हैं। देखिए एमआरएनए पर क्या था? कोडान था। क्या था? कोडान था। और उस कोडान के अनुरूप कौन लेने गया था? एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल लेने गया था टीआरएनए। तो टीआरएनए अपनी एक भुजा पर एमिनो अम्ल को लेकर आएगा। और एमिनो अम्ल किस रूप में होगा? एक कोड के रूप में होगा। नाइट्रोजन बेसों का एक कोड होगा, क्योंकि जब 3 कोडान हो गए तो फिर 3 का नाइट्रोजन बेस का भी एक एंटी कोडान भी होगा। मतलब 3 क्रम में अगर हमारा कोडान है तो 3 नाइट्रोजन बेस के क्रम में हमारा एंटी कोडान भी होगा। और ये किस भुजा से जुड़ा होगा? तो हमारा एंटी कोडान भुजा से जुड़ा होगा। इसीलिए इस भुजा को क्या कहते हैं? एंटी कोडान भुजा कहते हैं। ठीक, तो ये हमारी हो गई तीनों भुजाएं। वो चारों भुजाओं का वर्णन हो गया कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, और हमने आपको इस यहाँ पर चारों भुजाओं के विषय में अच्छे समझा दिया है। ठीक, और आपको यहाँ पर अगर फिर भी कोई चित्र में दिक्कत लगती है या आपको चित्र में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसका फिगर पूरा आपको अंत में ऐड कर दें। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।